प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय करौली, बीए पार्ट फर्स्ट, द्वितीय प्रश्न पत्र, हिंदी गद्य। कल मैंने इस कक्षा में आपको हिंदी गद्य के हिंदी उपन्यास के आरंभकर्ता 4 जो प्रमुख मनीषी थे, विद्वान थे, उनके बारे में। पहला थे सैयद ईसा अल्लाह खां, दूसरे हैं सदा सुखलाल नियाज और तीसरे हैं लल्लू लाल और सदल मिश्र। इनके बारे में आपको जानकारी प्रदान की। तो कल मैंने आपको सैयद ईसा अल्लाह खां, जिनकी रानी केतकी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास के रूप में स्वीकार किया जाता है, और मुंशी सदा सुखलाल, इन्होंने भी हिंदी गद्य के उन्नयन के लिए बहुत सारे प्रयास किए। इस प्रकार से कल मैंने आपको इन दोनों विद्वानों के बारे में जानकारी प्रदान की। आज इसी श्रृंखला में अगले तीसरे विद्वान हैं लल्लू लाल। लल्लू लाल जी का समय 1820 संवत से 1882 संवत का स्वीकार किया जाता है। ये आगरा के रहने वाले गुजराती ब्राह्मण थे। हिंदी, संस्कृत और उर्दू के अच्छे ज्ञानी थे। पोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के अध्यक्ष जॉन गिलक्राइट्स के आदेश पर उन्होंने प्रेम सागर संवत 1860 की रचना की। इसके अतिरिक्त उन्होंने सिंहासन बत्तीसी, शकुंतला नाटक और माधोनल की भी रचना की। संवत 1869 में इन्होंने राजनीति के नाम से हितोपदेश की कहानियां ब्रजभाषा में लिखी। माधव विलास और सभा विलास नामक ब्रजभाषा पद्य के संग्रह भी उन्होंने संपादित और प्रकाशित किए। लाल चंद्रिका के नाम से उन्होंने 1865 में बिहारी सतसई की टीका लिखी थी। हिंदुस्तानी लतीफ़ा का एक संग्रह भी लता यफ हिंदी के नाम से उन्होंने प्रकाशित किया। इस प्रकार से सिंहासन बत्तीसी, शकुंतला नाटक, माधोनल, लता यफ हिंदी उनके उर्दू ग्रंथ हैं। राजनीति ब्रजभाषा में, और प्रेम सागर खड़ी बोली हिंदी का उनका ग्रंथ है। प्रेम सागर से उनकी खड़ी बोली का एक उदाहरण हम यहाँ देना चाहेंगे। वो यह है, इतना कह महादेव जी गिरजा को साथ ले, गंगा तीर पर जाए, नीर में हाय हिलाए अति, लाड़ प्यार से लगे पार्वती जी को वस्त्र आभूषण पहिराने, निदान अति आनंद से मग्न हो डमरू बजाए, तांडव नाच संगीत शास्त्र की रीति से गाय गाय लगे रिझाने। उक्त उदाहरण की वही शैली है जो गंग कवि की थी। गंग कवि ने अपनी खड़ी बोली की जो रचना थी, चंद छंद वर्णन की महिमा, गंग चंद शरण महिमा, लल्लू लाल ने भी अपनी रचना को उसी प्रकार से प्रसिद्ध किया है। तो इनका जो रीतिकाल में प्रेम सागर जो इन्होंने ग्रंथ लिखा था, प्रेम सागर, उस प्रेम सागर ग्रंथ पर रीतिकाल के कला सौष्ठव का स्वरूप निखर कर सामने आया है। चतुर्थ कवि के रूप में हम आपके सामने लाते हैं सदल मिश्र। सदल मिश्र संवत 1831 से 1906 बिहार प्रांत के अंतर्गत आरा जिले के निवासी थे। लल्लू लाल की भांति वे पोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी थे। उन्हीं ने नासिकेतोपाख्यान की रचना की थी। इसके अतिरिक्त उनकी एक रचना रामचरित्र भी है। इसमें 7 कांड और अध्यात्म रामायण का अनुवाद भाग भी है। अनुवाद की भाषा खड़ी बोली है। सरकारी कर्मचारियों को भाषा की शिक्षा देने के लिए ही उन्होंने जॉन गिलक्राइस्ट के आदेश पर इसकी रचना की थी। उनकी भाषा व्यवहारिक होने के साथ साथ ब्रजभाषा और पूर्वी बोली से प्रभावित है। सदल मिश्र के पश्चात हिंदी गद्य के निर्माण का कार्य कुछ काल तक ईसाई धर्म प्रचारकों के हाथ में रहा। संवत 1860 से 1890 के बीच अवधी, ब्रज, बघेली, राजस्थानी, कन्नौजी और खड़ी बोली में लाखों पुस्तकें प्रकाशित हुई। समाचार पत्र और पाठ्य पुस्तकों की वृद्धि हुई। पादरियों द्वारा स्थापित
आगरा स्कूल बुक सोसाइटी और कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी ने पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में विशेष योगदान दिया। इस प्रकार से आगरा स्कूल बुक सोसाइटी के लिए पंडित औकार भट्ट ने भूगोल सार और पंडित बद्रीलाल शर्मा ने रसायन प्रकाश की रचना की। कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी ने पदार्थ विद्यासागर नामक पुस्तक प्रकाशित की। मिर्जापुर के आरफेन प्रेस ने कई पाठ्य पुस्तकें निकाली थी। तो इस प्रकार से हिंदी गद्य का धीरे धीरे प्रभाव बढ़ता गया। इन पुस्तकों के प्रकाशन से हिंदी गद्य के प्रसार में विशेष सहायता मिली। कुछ शिक्षित हिंदुओं ने समाचार पत्र निकालकर हिंदू जनता में धार्मिक चेतना उत्पन्न करने की चेष्टा की। सबसे पहले संवत 1883 में उदंत मार्तंड नामक साप्ताहिक पत्र कलकत्ता से कानपुर निवासी युगल किशोर शुक्ल के संपादकत्व में प्रकाशित हुआ। आर्थिक कठिनाई के कारण जब यह 1884 तक चलकर बंद हो गया, तब संवत 1886 में बंगदूत, 1891 में प्रजामित्र, संवत 1902 में बनारस अखबार और संवत 1907 में सुधाकर और संवत 1911 में समाचार सुधा वर्षन के नाम से कई समाचार पत्र निकले। इन समाचार पत्रों ने भी हिंदी गद्य के विकास में विशेष योग दिया। सारांशतः हम कह सकते हैं कि विक्रम की 20वीं सदी के प्रारंभ तक हिंदी गद्य की शैली बहुत कुछ सुधर चुकी थी। उसे राजकीय संरक्षण प्राप्त था, पर उसका प्रवेश राजकीय कार्यालयों में नहीं हुआ था। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 1911 के पश्चात जब शिक्षा का प्रसार अधिक हुआ, तब सर सैयद अहमद खां ने हिंदी को गंवारू बोली कहकर उसके विरुद्ध आंदोलन खड़ा किया। हिंदी उर्दू का यह झगड़ा बहुत दिनों तक चला, परंतु इस झगड़े के कारण हिंदी की गति रुकी नहीं। उसमें पुस्तकें छपती रहीं, समाचार पत्र निकलते रहे और उनका अध्ययन अध्यापन भी होता रहा। स्वामी दयानंद ने इस दिशा में विशेष प्रयत्न किया। गुजराती होने पर भी यह हिंदी के समर्थक थे। उन्होंने आर्य समाज संवत 1932 द्वारा हिंदी का संदेश प्रत्येक हिंदी घर में पहुंचाया और उसी में बोलने लिखने के लिए लोगों को उत्प्रेरित किया। इससे हिंदी की लोकप्रियता बढ़ी। इसके पश्चात राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह का हिंदी क्षेत्र में प्रवेश हुआ। अब हम यह चर्चा करते हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद संवत 1880 से 1992 तक का जन्म काशी में हुआ। वह फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी, अरबी, उर्दू, बंगला के अच्छे विद्वान थे। संवत 1897 में उन्होंने भरतपुर राज्य में नौकरी की और वहां से संवत 1900 तक रहे। इसके पश्चात वे काशी चले आए। संवत 1902 में उन्होंने सरकारी नौकरी मिली। संवत 1911 में बनारस एजेंसी के मीर मुंशी, फिर उन्नति करके बनारस और प्रयाग कमिश्नरियों के इंस्पेक्टर हो गए। शिक्षा की और उनका विशेष झुकाव देखकर तत्कालीन सरकार ने संवत 1913 में उन्हें विद्यालयों का इंस्पेक्टर बना दिया। उस समय शिक्षा विभाग में मुसलमानों की अधिक धाक थी। ऐसी परिस्थिति में राजा साहब को हिंदी की रक्षा के लिए बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने ठेठ हिंदी का आश्रय लिया और उसमें पुस्तकों की रचना की। उन्होंने राजा भोज का सपना, वीर सिंह का व्रत, आलसियों का कसौड़ा, रानी भवानी आदि कई उपयोगी कहानियां भी लिखी। अपने मित्र पंडित वंशीधर और पंडित श्रीलाल से भी उन्होंने कई पुस्तकें लिखवाईं। पंडित वंशीधर ने हिंदी उर्दू का एक समाचार पत्र निकाला, जिससे हिंदी भाग का नाम भारत खंडामृत और उर्दू भाग का नाम आवे हयात था। इस प्रकार से उनकी जो रचनाएं हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध हुई। पंडित श्रीलाल ने पत्र मालिका संवत 1909 की रचना की। इस प्रकार आरंभ में राजा साहब ने हिंदी गद्य के विकास में पर्याप्त योग दिया, किंतु अंत तक वह अपने इस आदर्श पर स्थिर नहीं रह सके और संवत 1917 के उपरांत उन्होंने इतिहास, भूगोल आदि की जो पुस्तकें लिखी, उनमें उनकी
भाषा उर्दू के बिल्कुल निकट आ गई। इतिहास तिमिरनाशक की भाषा का एक उदाहरण लीजिए। तुगलक का भाई मसऊद खां निहायत हसीन था। बगावत का सुबह हुआ, पूछने पर उकूबत और सियासत के डर से झूठा इकरार कर दिया। इस प्रकार से उनकी भाषा में उर्दू के शब्दों का प्रयोग होने लगा। राजा भोज का सपना, उनकी जो कहानी थी, उसकी कुछ पंक्तियां यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा। राजा की आंखों में नींद छा रही थी, उठकर रेनिवास में गया, जड़ाऊ पलंग और फूलों की सेज पर सोया। स्वप्न में क्या देखता है कि वह संगमरमर का मंदिर बनकर तैयार हो गया। देखते ही मारे घमंड के फूलकर मस्क बन गया। मनुस्मृति हिंदुओं का मुख्य धर्मशास्त्र है, उसको कोई भी हिंदू अप्रामाणिक नहीं कह सकता। वेद में लिखा है कि मनु जी ने जो कुछ कहा उसे जीव के लिए औषधि समझना। और बृहस्पति लिखते हैं कि धर्म शास्त्राचार्यों में मनु जी सबसे प्रधान और तिमान्य है, क्योंकि उन्होंने अपने धर्मशास्त्र में वेदों का तात्पर्य लिखा है। इतिहास तिमिरनाशक तक आते आते उनकी भाषा उर्दू में परिवर्तित हो गई, इसका किसी ने कोई कल्पना नहीं की थी। अब दूसरे आते हैं राजा लक्ष्मण सिंह जी। राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी गद्य शैली का रूप निश्चित करने में जो कार्य राजा से प्रसाद से नहीं हो सका, उसे राजा लक्ष्मण सिंह संवत 1883 से संवत 1953 ने पूरा किया। राजा लक्ष्मण सिंह जी का जन्म आगरा में हुआ। संस्कृत और फारसी के वे विद्वान थे। सर्वप्रथम उन्होंने छोटे लाल के अंतर्गत अनुवाद का कार्य आरंभ किया। इसके पश्चात संवत 1912 में उन्होंने तहसीलदारी मिली। इस पद पर कुछ दिनों तक रहकर वे डिप्टी कलेक्टर हो गए। संवत 1946 में उन्होंने अवकाश प्राप्त किया और फिर वे आगरा में रहने लगे। हिंदी में उन्होंने कोई मौलिक रचना नहीं की। संवत 1918 में उन्होंने प्रजा हितैषी नामक समाचार पत्र निकाला और संवत 1919 में कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किया। हिंदी उर्दू के संघर्षों में राजा से प्रसाद और राजा लक्ष्मण सिंह के अतिरिक्त नवीन चंद्र राय ने भी भाग लिया। उन्होंने पंजाब में भिन्न भिन्न विषयों की बहुत सी हिंदी पुस्तकें तैयार की और दूसरों से भी तैयार कराई। ब्रह्म समाज के सिद्धांतों के प्रचार के उद्देश्य से उन्होंने ज्ञान प्रदायनी पत्रिका निकाली। वे शुद्ध हिंदी के पक्षपाती थे। पंजाब के प्रतिभाशाली विद्वान पंडित सिद्धाराम फिल्लोरी ने जब 1910 में घूम घूम कर ईसाइयों के मत के विरुद्ध व्याख्यान देना आरंभ किया, तब हिंदी के प्रति लोगों में श्रद्धा उत्पन्न हुई। उन्होंने हिंदी के उत्थान के लिए प्राणपण से प्रयत्न किया। हिंदी में कई पुस्तकें लिखने के अतिरिक्त उन्होंने भगवती 1934 नामक उपन्यास भी लिखा। अंग्रेज विद्वान फ्रेडरिक पिन्याल भी हिंदी के समर्थक थे और उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं का अच्छा अभ्यास किया, किंतु वे अधिकांशतः हिंदी में ही लिखा करते थे। संवत 1919 में जब राजा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला नाटक लिखा, तब उन्होंने उसकी शैली की बहुत प्रशंसा की, परंतु कुछ ऐसे विद्वान भी थे जो हिंदी विरोधी थे। फ्रांसीसी लेखक गारसादा तासी और उत्तर प्रदेशीय शिक्षा विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष M.S. हेनवेल इनमें प्रमुख थे। वे फूटी आंखों भी हिंदी का उत्थान देखने को तैयार नहीं हुए थे। इस प्रकार से हिंदी साहित्य में इनके बाद भारतेंदु युग आता है और भारतेंदु युग का पदार्पण होने लगता है। तो ऐसी हिंदी विरोधी परिस्थितियों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य में अपना योगदान करने के लिए अमरता उनको प्राप्त हुई। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से वो विख्यात हुए। इस युग से हिंदी साहित्य के इतिहास का आधुनिक काल शुरू होता है। इस युग से रीतिकाल की परंपराओं का अवसान और नवीन प्रवृत्तियों का प्रादुर्भाव होता है। सन 1857 की जन क्रांति उस युग की जननी है। भारतीय इतिहास में यह घटना आंधी की तरह आई और निकल गई, परंतु इसने भारतीय समाज को झकझोर कर रख दिया। धर्म, राजनीति, समाज, साहित्य और अर्थ क्षेत्र में जो भावनाएं सुसुप्त थी, उन्हें इसने जगा दिया। देश का कोना कोना नई चेतना, नई स्फूर्ति से क्रियाशील हो उठा। इस प्रकार से भारतेंदु युग के साहित्यकारों ने प्राचीन आदर्शों को नवजागरण के अनुकूल बनाकर उन्हें साहित्य में स्थान देना
आरंभ किया। कबीर, तुलसी, सूर, जायसी, बिहारी सब पीछे छूट गए और उनके आदर्श हो गए शेक्सपियर, वाल्टर स्कॉट, स्टील, बेकन, रस्किन। इस पाश्चात्य साहित्यकारों का अनुकरण करने में उन्होंने अपनापन नहीं खोया। पाश्चात्य साहित्य से प्रेरणा ग्रहण करके भी वे प्राच्य अर्थात प्राचीन ही बने रहे। भारतीय हिंदू युग की विशेषता की विविध प्रकार का साहित्य प्रस्तुत कर हिंदी के प्रति जनता में अनुराग उत्पन्न करना और हिंदी साहित्य को लोकप्रिय बनाना। तीसरी विशेषता थी अभिव्यंजना के क्षेत्र में मनोभावों का सफल एवं प्रकट चित्रण। चतुर्थ विशेषता भारतेंदु युग की है। उस समय सभी साहित्यकारों को साहित्य के परिमार्जन एवं परिवर्धन में एक दूसरे का प्रशंसनीय सहयोग प्राप्त था। भारतेंदु साहित्य जगत के नेता थे और उन्हीं के दिशा निर्देश पर आधुनिक साहित्य का प्रणयन हो रहा था। उनके घर पर दूसरे तीसरे दिन बराबर गोष्ठियां होती थी और उनमें हिंदी साहित्य की तत्कालीन आवश्यकताओं पर विचार विनिमय होता था। कोई किसी का विरोधी नहीं था, सब एक साथ मिलकर हिंदी के कल्याण में तत्पर थे। और इसके बाद आता है नवजागरण और हिंदी उपन्यास। नवजागरण हिंदी उपन्यास का भारतीय नवजागरण से गहरा रिश्ता है। बंगाल और महाराष्ट्र की तुलना में हिंदी भाषी क्षेत्र में नवजागरण की प्रक्रिया विलंब से देर से आरंभ हुई। अतः हिंदी में उपन्यास विधा का आरंभ भी बंगला और मराठी की अपेक्षा विलंब से हुआ। यद्यपि राजनीतिक दृष्टि से हिंदी क्षेत्र में पुनर्जागरण का आरंभ 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम से माना जाता है, किंतु सामाजिक क्षेत्र में पुनर्जागरण का आरंभ मुख्यतः आर्य समाज 1875 की स्थापना और उसके आंदोलन के साथ हुआ। बंगाल से आरंभ हुए पुनर्जागरण की लहर 1860 ईस्वी के आसपास हिंदी भाषी क्षेत्र को छूने लगे। जब भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 से 1885 ईस्वी हिंदी साहित्याकाश में अवतरित हुए तो उनकी दृष्टि साहित्य के उपन्यास रूप की ओर पड़ी और उनके प्रोत्साहन से हिंदी कितने ही बंगला उपन्यासों का अनुवाद हुआ और मौलिक उपन्यास भी लिख गए। श्री राधा कृष्णदास के अनुसार उपन्यासों की ओर पहले इनका ध्यान कम था। इनके अनुरोध उत्साह से पहल कादम्बरी और दुर्गेश नंदिनी का अनुवाद हुआ। स्वयं भारतेंदु ने एक उपन्यास लिखना आरंभ किया था जिसका कुछ अंश कवि वचन सुधा में छपा भी था। उसका नाम था एक कहानी, कुछ आप बीती कुछ जग बीती। इसमें वह अपना चरित्र लिखना चाहते थे। अंतिम समय में इस ओर ध्यान हुआ था। राधा रानी, स्वर्णलता आदि का उन्हीं के अनुरोध से अनुवाद हुआ। चंद्रप्रभा और पूर्ण प्रकाश को अनुवाद कराकर स्वयं शुद्ध किया था। राणा राज सिंह को भी ऐसे ही करना चाहते थे। नवीन उपन्यास हमीरहट बड़े धूमधाम से आरंभ किया था, किंतु प्रथम परिच्छेद लिखकर ही चल बसे। इनके पीछे इसके पूर्ण करने का भार लाला श्रीनिवास दास ने लिया और उनके परलोकगमन होने पर पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने, किंतु संयोगवश वे भी दिवंगत हो गए और कुछ भी नहीं लिख सके। यदि भारतेंदु जी कुछ दिनों और जीवित रहते तो उपन्यासों से भाषा के भंडार को भर देते, क्योंकि उनकी रुचि जब इस ओर फिरी। बाबू ब्रजरत्न दास के अनुसार भारतेंदु के उत्साह दिलाने पर गोस्वामी राधाचरण जी ने दीप निर्वाण तथा सरोजनी का उल्था किया। बाबू गदाधर सिंह ने कादम्बरी का संक्षिप्त तथा दुर्गेश नंदिनी का पूरा अनुवाद किया। पंडित रमाशंकर व्यास ने मधुमती और बाबू राधा कृष्णदास ने स्वर्णलता का अनुवाद किया। चंद्र प्रभा, पूर्ण प्रकाश, राधा रानी, सौंदर्यमयी आदि भी इसी प्रकार अनुवादित हुए थे। भारतेंदु के जीवन चरित्र में राधा कृष्णदास ने भारतेंदु द्वारा निम्नलिखित आख्यायिकाओं का उल्लेख किया। रासलीला, हमीरहट, राज सिंह, एक कहानी, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, सुलोचन, मदलासोपाख्यान, शीलवती और सावित्री चरित्र। इनमें से सुलोचना और सावित्री चरित्र के विषय में वे स्वयं भी संदिग्ध हैं। पूर्ण प्रकाश चंद्रप्रभा मराठी से तथा राज सिंह बंगला से अनुदित हैं। रामलीला उपन्यास ने होकर गद्य और पद्य में अभिनय के लिए लिखी गई एक अयोध्या कांड तक की रामकथा है। इस प्रकार भारतेंदु ने भी मौलिक उपन्यास की रचना नहीं की। एक कहानी, कुछ आप बीती कुछ जग बीती का प्राय 2 पृष्ठों का प्रथम खेल मात्र प्रकाश में आ सका। फिर भी भारतेंदु ने हिंदी उपन्यास के लिए आवश्यक भूमि तैयार की थी और निसंदेह हिंदी उपन्यास का प्रादुर्भाव भारतेंदु युग में ही हुआ था।
आज बस इतना ही। इसके बाद कल हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे हिंदी का प्रथम उपन्यास और हिंदी उपन्यास का प्रवर्तन और उसके बाद हिंदी उपन्यास का आरंभिक काल। धन्यवाद।